हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल तीन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस के दौरान कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो हीट इंटरेक्शन। देयर इज नो हीट इंटरेक्शन। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब कि डेल क्यू इज इक्वल टू क्या है? ज़ीरो। आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि डेल क्यू क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट इंटरेक्शन है, ये ज़ीरो होगा। मींस प्रोसेस तो होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंजेस होंगी, लेकिन जब प्रोसेस होगा तो कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। इसको मैं इस तरीके से समझूं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, अंदर गैस भरी है और गैस एक सिस्टम है। मैंने बाहर से हीट दिया, ठीक है। जब मैंने बाहर से हीट दिया तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, ऊपर मूव किया। तो यहाँ पे ये बाहर सराउंडिंग है, जो हीट जा रही है सिस्टम को वो सराउंडिंग से ही जा रही है। तो यहाँ पे सिस्टम जो कि गैस है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन तो हो रहा है ना, हम हीट दे रहे हैं। हीट इंटरेक्शन का मतलब है ना तो हम हीट दें और ना ही हीट बाहर निकले, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सराउंडिंग से गैस सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का इंटरेक्शन हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के मतलब पिस्टन ऊपर भी जाए और बाहर से हीट का इंटरेक्शन भी ना हो, ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, अच्छा कोई भी प्रोसेस अगर बहुत सडन हो, कोई भी प्रोसेस बहुत अगर सडन हो, तेज़ी से हो, सडन प्रोसेस, तो वो एडियाबैटिक जनरली होता है। हर केस में नहीं होता, लेकिन जनरली वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है अगर कोई प्रोसेस बहुत सडन हो। क्यों एडियाबैटिक होता है? क्योंकि सडन प्रोसेस में सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता सिस्टम और सराउंडिंग को हीट इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये पिस्टन है और अंदर गैस कंप्रेस्ड करके रखी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे स्टॉपर लगा रखा है, ये दोनों क्या है? स्टॉपर है। स्टॉपर आप समझते हैं कि वो स्टॉप करके रखा हुआ है पिस्टन को। अंदर जो गैस है वो हाईली कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड है। इसका मतलब कि गैस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे मैं स्टॉपर हटाऊंगा पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो पिस्टन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा तेज़ी से जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो हम बोलेंगे कि ये वेरी फास्ट प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और भी इंटर में हमने पढ़ा होगा टायर का फटना। जब टायर फटता है तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस होता है, अचानक से फट जाता है, सडन प्रोसेस है, तो वो भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने लास्ट लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था ना। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ था वो कैसा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। तो तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है और पी वी की पावर गामा इसका ग्राफ भी क्या होगा? हाइपरबोलिक होगा। यानी पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
ये प्रोसेस भी हाइपरबोलिक होगा, इसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा। फिर दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों के स्लोप में अंतर होगा। ठीक है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्लोप अलग होगा और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्लोप अलग होगा। गामा क्या है, गामा एडियाबैटिक कोफिशिएंट है। गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। आप ये जानते हैं कि सी पी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सी वी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा इंटर में कि सी पी माइनस मेयर फार्मूला, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो आर गामा क्या है, गामा एडियाबैटिक कोफिशिएंट है, एडियाबैटिक कोफिशिएंट। क्लियर सभी को। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है और दोनों का ग्राफ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का ग्राफ सेम होगा, लेकिन दोनों के स्लोप में अंतर होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किसका स्लोप ज़्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा। क्लियर है। तो अगला टॉपिक है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था आइसोबेरिक, आइसो का मतलब कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल है ना टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक नो हीट इंटरेक्शन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, ये रियल प्रोसेस है। जहाँ पे भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ज़्यादातर एडियाबैटिक प्रोसेस गैसेस के ऊपर लागू होता है, लेकिन रियल में अगर स्टीम है और गैसेस भी हैं तो उनके ऊपर एडियाबैटिक की जगह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लागू होता है। इसकी इक्वेशन पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और इसका ग्राफ भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की तरह हाइपरबोलिक ही होता है। पी वी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये 1 से 2 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंजेस हो रहा है, अगर स्टेट 2 से स्टेट 1 में चेंज होगा तो हम एरो इस तरह बनाएंगे और इसकी इक्वेशन भी पॉलीट्रॉपिक के केस में पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी, जहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एन को हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एन इज इक्वल टू सी पी अपान सी वी नहीं होता है, वो सिर्फ गामा इज इक्वल टू होता है सी पी अपान सी वी। क्लियर है सभी को। गामा इज इक्वल टू सी पी अपान सी वी होता है, एन इज इक्वल टू सी पी अपान सी वी नहीं होता, गामा इज इक्वल टू सी पी अपान सी वी होता है। क्लियर है। गामा की वैल्यू एयर के केस में 1.41 होती है, गामा की वैल्यू एयर के केस में 1.41 होती है। सीपी की वैल्यू एयर के केस में 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन होती है, और सीवी की वैल्यू 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। क्लियर सभी को। तो सी पी माइनस सी वी आप करेंगे तो आर आ जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.287। आर की वैल्यू होती है 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। क्लियर है सभी को। ये आर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है। एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको हम और नॉट से दिखाते हैं, उसकी यूनिट किलोजूल पर केजी मोल केल्विन होती है। क्लियर है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये आर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है और आर नॉट जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपने इंटर में पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है आर नॉट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, 8.314 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन, केजी मोल केल्विन। क्लियर है। ये आर नॉट की वैल्यू है। आर नॉट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्लियर है। आर नॉट बराबर होता है आर बाई कैपिटल एम।
कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है सभी को? तो ये एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात हो गई। अगर मैं तीनों ग्राफ को कंपेयर करूं, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक को, तो मैं आपको स्लोप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, 3 इक्वेशन में लिख रहा हूं, पी वी इज इक्वल टू गामा और पी वी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के। ठीक है, तो मैं ये ऐसे ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये P है और ये V है। क्लियर है? देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मैं कहूँगा ये P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ होगा, और ये जो लाइन है ये V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू K और V इज इक्वल टू K। क्लियर है सभी को? ये वाली लाइन P इज इक्वल टू K है और ये वाली लाइन V इज इक्वल टू K है। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे v की पावर 1 लिख सकता हूँ। गामा की वैल्यू 1.41 अगर मैं थोड़ी देर के लिए ले लूँ, और n की वैल्यू मैं n और 1 और गामा के बीच में ले रहा हूँ। क्लियर है सभी को? तो पी वी की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अगर मैं पी वी की पावर 0 कर दूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अगर मैं कहता हूँ पी वी की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो लिखा है इसको अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड वैल्यू n से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और आप जानते हो अगर v की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा? p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही निकल करके आएगा। यानी हम कह सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबेरिक। ये आइसोबेरिक इक्वेशन हो गया। n इज इक्वल टू अगर 1 कर दें तो कौन सा इक्वेशन होगा? आइसोथर्मल। आप जानते हो पी वी के पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे n क्या है? 1 है, तो आइसोथर्मल हो गया। और अगर मैं कहूँ पी वी के पावर n की जगह 1.41 कर दूँ तो ये गामा हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा? तब वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। एडियाबैटिक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहूँ, जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लूँ, तो मैं यही कहूँगा n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू गामा है, ठीक है, n इज इक्वल टू n है, और n इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आप रख करके देखना, n इज इक्वल टू 0 पे आइसोबेरिक हो गया, n इज इक्वल टू 1 पे आइसोथर्मल हो गया, n इज इक्वल टू गामा पे एडियाबैटिक हो गया, और n इज इक्वल टू n पे पॉलीट्रॉपिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये हमारा आइसोकोरिक हो गया। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इधर P है, इधर V है। ये P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और ये V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? 0 है। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी है। और यहाँ पे मैं 3 ग्राफ ऐसे खींच दे रहा हूँ। मान लीजिए ये देखने में तीनों ही जो हैं वो पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक कुछ भी हो सकते हैं। आप जानते हो कि n इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे है तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा। हम चूँकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो रही है? 0 से 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो बढ़ रही है ना? मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे कहीं n इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे कहीं n इज इक्वल टू 1.4 होगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं पे n इज इक्वल टू 1.3, 1.31, 1.33 होगा। एक्चुअली n की वैल्यू स्टीम के लिए ज़्यादातर 1.31 या 1.13 होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पी वी के
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है आइसोथर्मल का, ये वाला पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है, और ये वाला पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है। तो इसको मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूँ कि अगर दो ग्राफ बने हैं, दोनों का स्लोप कम ज़्यादा है लेकिन दोनों का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही है, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला ग्राफ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और नीचे वाला ग्राफ पी वी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। क्लियर है सभी? अगले लेक्चर में हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।